भारत के दिल में, मतलब बिल्कुल बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ एक बहुत बड़े सम्राट के निशान एक तरह से कहें तो गायब हो जाते हैं। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास की गहराइयों में उतरेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि मौर्य साम्राज्य की कहानी यहाँ शुरू कैसे हुई और वक्त के साथ उसमें क्या मोड़ आए। और देखिए, यही वो पहेली है जिसने इतिहासकारों को सालों तक उलझाए रखा। सोचिए जरा, मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा, इतना फैला हुआ था, तो फिर उसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के सबूत छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों से मिलते क्यों नहीं? यही सवाल है जो आज हमारी इस पूरी पड़ताल की जड़ है। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम मौर्य साम्राज्य की सीमाओं का एक अंदाजा लेंगे कि वो कितना विशाल था। फिर चंद्रगुप्त के गायब सबूतों वाली पहेली पर गौर करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे उनके पोते सम्राट अशोक ने आकर पूरी कहानी ही पलट दी। और आखिर में हम उन कहानियों को खोद निकालेंगे जो पत्थरों और सिक्कों में आज भी दफन हैं। चलिए, सबसे पहले मौर्य साम्राज्य के आकार को समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा एम्पायर जो लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैला हुआ था। ये था मौर्य साम्राज्य। इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र और 322 ईसा पूर्व से इन्होंने एक बहुत बड़े इलाके पर राज किया। पर सवाल ये है कि क्या इनका कंट्रोल हर जगह एक जैसा था? अब आते हैं उस रहस्य पर। इसी इतने बड़े साम्राज्य के नक्शे में एक खाली जगह दिखती है और यही खाली जगह हमें सीधे उस पहेली की तरफ ले जाती है जो इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ी हुई है। तो यहाँ तस्वीर थोड़ी साफ होती है। चंद्रगुप्त के जमाने में छत्तीसगढ़ दरअसल 2 हिस्सों में बटा हुआ था। इसका जो उत्तरी हिस्सा था वो प्राची प्रांत का हिस्सा था और मौर्य शासन के अंडर आता था। लेकिन जो बीच का और दक्षिणी हिस्सा था वो एक आजाद राज्य था, कलिंग, और यही था वो गुमशुदा टुकड़ा। तो अब पहेली सुलझने लगी है ना? बात सीधी सी है, चंद्रगुप्त ने कभी कलिंग को जीता ही नहीं और इसीलिए छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके डायरेक्ट कंट्रोल से बाहर था। और मजे की बात देखिए, बस्तर इलाके के आत्विक जन नाम के सैनिक उनकी फौज में तो थे, लेकिन उनकी खुद की जमीन मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं थी। कितनी दिलचस्प बात है। लेकिन साम्राज्यों की कहानी अक्सर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पूरी तरह बदल जाती है और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। ये बड़ा बदलाव आया चंद्रगुप्त के पोते के साथ। जी हाँ, इतिहास के सबसे मशहूर सम्राटों में से एक सम्राट अशोक। यहाँ हम देख सकते हैं कि सत्ता कैसे एक हाथ से दूसरे हाथ गई। करीब 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने शुरुआत की, फिर उनके बेटे बिंदुसार आए और फिर 268 ईसा पूर्व के आसपास गद्दी पर बैठे अशोक। अशोक को विरासत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य तो मिला, पर साथ में मिला एक अधूरा काम, एक ऐसा काम जो उनके दादाजी भी पूरा नहीं कर पाए थे। और अशोक ने वो कर दिखाया जो उनके दादा नहीं कर पाए थे। उन्होंने कलिंग को जीत लिया। हाँ, ये एक बहुत ही भयानक जंग थी, लेकिन इसी एक मिलिट्री कैंपेन ने पूरे छत्तीसगढ़ को मौर्य शासन के झंडे तले ला दिया। और बस इसी के साथ इस इलाके में मौर्य काल के सबूतों का जैसे खजाना ही खुल गया। तो कलिंग की जीत के बाद छत्तीसगढ़ का मौर्य कनेक्शन सिर्फ नक्शों की बात नहीं रह गया, अब ये जमीन पर दिखने लगा आर्कियोलॉजिकल सबूतों में। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि अशोक के राज ने जमीन पर आखिर क्या क्या निशान छोड़े। और ये जो सबूत है ना, वो बहुत अलग अलग तरह के और काफी दिलचस्प हैं। जैसे एक चीनी ट्रैवलर ने अपने रिकॉर्ड्स में सिरपुर के एक स्तूप के बारे में लिखा है। फिर गुफाओं की दीवारों पर खुदे हुए शाही मैसेज मिलते हैं और तो और हजारों की तादाद में चांदी के सिक्के भी मिले हैं। ये सब चीजें मिलकर उस दौर की एक जीती जागती तस्वीर हमारे सामने रख देती हैं। इनमें से एक सबसे मजबूत सबूत मिला 1848 में। उस साल कर्नल ओस्ले ने रामगढ़ के पहाड़ियों में एक कमाल की खोज की। यहाँ की सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाओं के अंदर उन्हें मौर्य काल की पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे शिलालेख मिले। मतलब ये मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का एक सीधा पक्का सबूत था जिसे कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन देखिए, इतिहास सिर्फ शाही फरमानों और सरकारी रिकॉर्ड्स का नाम नहीं है। इन्हीं के बीच हमें कुछ बहुत पर्सनल, बहुत ही इमोशनल भी मिलता है। जोगीमारा गुफा के एक शिलालेख पर एक प्रेम कहानी खुदी हुई है, एक देवदासी सुतनु का और एक आर्टिस्ट देवदीन की। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों का नहीं, बल्कि आम लोगों के जज्बातों का भी रिकॉर्ड होता है। अच्छा, अब अगर मौर्य काल की इकोनॉमी को समझना है तो उनके सिक्कों पर नजर डालनी होगी
और ये सिक्के आज के सिक्कों जैसे बिल्कुल नहीं थे। इन पर किसी राजा की तस्वीर नहीं होती थी, बल्कि चांदी के इन टेढ़े मेढ़े टुकड़ों पर कुछ सिंबल ठोक दिए जाते थे, जैसे कि मोर जो उनका शाही निशान था, या फिर मछली और पेड़। इन्हीं निशानों से उनकी कीमत तय होती थी। और ऐसा नहीं है कि ये सिक्के कहीं कहीं मिले हों, ये हर जगह थे। मिसाल के तौर पर अकेले अकलतरा से 259 सिक्के मिले हैं, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खोज है। ठठारी जैसी जगहों से भी सैकड़ों सिक्के हाथ लगे हैं। ये इस बात का एकदम पक्का सबूत है कि मौर्य इकोनॉमी छत्तीसगढ़ में कितनी गहरी पैठ बना चुकी थी। लेकिन जैसा कि होता है, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। मौर्य वंश का जब पतन हुआ तो छत्तीसगढ़ के इतिहास ने भी एक नया मोड़ लिया। अब सीन में एक नए राजवंश की एंट्री हुई, जिसने अपनी अलग छाप छोड़ी। ये हुआ 185 ईसा पूर्व में। पुष्यमित्र शुंग, जो खुद एक मौर्य जनरल था, उसने आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ को गद्दी से हटा दिया और शुंग राजवंश की नींव रखी। हाँ, छत्तीसगढ़ में उनका असर मौर्यों जितना फैला हुआ तो नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक जरूरी और खास विरासत पीछे छोड़ी। और कभी कभी तो इतिहास का सबसे बड़ा सबूत एक नन्ही सी चीज में छुपा होता है। शुंगों के केस में ये सबूत है मल्हार में मिला तांबे का एक सिक्का। सिर्फ एक सिक्का, लेकिन ये अकेला सिक्का चौथे शुंग राजा वसुमित्र के टाइम में इस इलाके में उनकी मौजूदगी को साबित करने के लिए काफी है। तो मल्लार एक बार फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल साइट के तौर पर सामने आता है। सोचिए, वहीं पर वसुमित्र का सिक्का मिला और वहीं से शुंग काल की एक मूर्ति भी मिली। एक ही जगह से दो अलग अलग तरह के सबूत ये कंफर्म करता है कि मल्लार मौर्यों के बाद भी एक जरूरी सेंटर बना रहा। तो जब हम इन सारे सबूतों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, अशोक की जीत से लेकर उस प्रेम कहानी तक और उस एक अकेले सिक्के तक, तो ये सब मिलकर हमें छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में आखिर क्या बताते हैं। सीधी सी बात यह है कि छत्तीसगढ़ कभी कोई अलग थलग इलाका नहीं था, बल्कि ये भारत के बड़े बड़े साम्राज्यों का एक जरूरी हिस्सा था। अशोक की जीत ने इस पूरे इलाके को भारतीय उपमहाद्वीप की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से पूरी तरह जोड़ दिया था। और ये सिर्फ किताबों में लिखी कोई कहानी नहीं है, ये एक जीती जागती विरासत है, जिसे आज भी गुफाओं में, म्यूजियम में और आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर जाकर महसूस किया जा सकता है। और ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर एक प्रेम कहानी और एक छोटा सा सिक्का 2000 साल से ज्यादा तक जमीन में दबे रह सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ की धरती के नीचे न जाने और कितने राज दफन होंगे। ऐसे राज जो मौर्य और शुंग काल की कहानी को शायद एक नया ही मोड़ दे दे।